सीरीज की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी विनती है कि मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाए। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सीरीज के एक्सप्लेनेशन से। सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम एक कमरे में एक अनजान आदमी को देखते हैं जिसके हाथ पर एक तराजू का टैटू बना हुआ है और वो एक कांच के गिलास में पानी पी रहा है। आप पानी पीने के बाद वो उस गिलास को तोड़ देता है और उसके टुकड़ों को एक कपड़े में लपेटकर अपने जूतों में रख लेता है और फिर उन्हें पहनकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर स्टीवन को देखते हैं जो सुबह होने पर नींद से जागता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसने अपने पैरों को बांध रखा था और साथ ही अपने कमरे में चारों तरफ मिट्टी फैला रखी थी ताकि अगर रात में उसके कमरे में कोई हलचल हो या फिर वो नींद में चलकर कहीं गायब हो तो मिट्टी पर बने निशानों से उसे इसके बारे में पता चल जाए। अब स्टीवन अपने गोल्डफिश को खाना देता है और कहीं जाने के लिए तैयार होने लगता है। तब इसी दौरान उसके फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है जो उनसे बात करने लगता है और इसी बातचीत के दौरान वो अपने माँ को बताता है कि रोजाना जब भी मैं सोकर उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी बस ने टक्कर मार दी हो और मैं काफी थका हुआ भी महसूस करता हूँ। जिसके बाद अब स्टीवन एक बस में बैठकर एक म्यूजियम में पहुंचता है। दरअसल स्टीवन इस म्यूजियम में कैंडीज और स्वीट्स बेचने का काम करता था और उसे एंशिएंट इजिप्शियन चीजों के बारे में काफी जानकारी थी और वो इस म्यूजियम में एक गाइड बनना चाहता था, लेकिन उसे यहाँ ये काम नहीं मिल पाया। वहीं आज म्यूजियम में कुछ बच्चे भी आए हुए थे जिनमें से एक छोटी बच्ची से स्टीवन कुछ बात करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसी म्यूजियम में काम करने वाली लड़की डोना आती है जो स्टीवन को बीच में टोकते हुए कहती है कि जिस काम की तुम्हें सैलरी मिलती है तुम्हें वही काम करना चाहिए। इसलिए अब डोना की फटकार सुनकर स्टीवन अपने काम पर लग जाता है। आप थोड़ी देर बाद वहाँ एक लड़की आकर स्टीवन से सवाल करती है कि क्या कल शाम को हम लोग डेट के लिए मिल रहे हैं, पर स्टीवन को इस बारे में कुछ याद नहीं था। फिर भी वो उस लड़की को डेट के लिए हाँ बोल देता है। आप शाम को उसका काम खत्म करने के बाद स्टीवन म्यूजियम के गार्ड को बाय कहकर म्यूजियम से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वो म्यूजियम के बाहर पुतला बनकर खड़े रहने वाले एक आदमी से बात करने लगता है और उसे बताता है कि आजकल जब मैं सोकर उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई हजार कदम पैदल चला हूँ और मैं काफी थका हुआ महसूस करता हूँ। फिर अपने दिल की बात करके स्टीवन वापस घर आ जाता है और रात के वक्त वापस अपने कमरे में मिट्टी डालने लगता है। जिसके बाद स्टीवन रात भर जागने की कोशिश करता है और इसके लिए वो रूबिक क्यूब सॉल्व करता है और किताबें भी पढ़ता है, लेकिन आखिरकार उसे नींद आ ही जाती है। जिसके बाद अगली सुबह होश आने पर स्टीवन नोटिस करता है कि उसका जबड़ा टूटा हुआ है और उसके मुंह से खून आ रहा है और वो एक अनजान जगह पर भी पहुंच गया है। उसके हाथ में एक गोल्डन कलर की चीज भी है जिसे स्कैरब कहते हैं। तभी हम स्टीवन के पीछे एक इजिप्शियन गॉड खोंसू को देखते हैं जो अगले ही पल वहाँ से गायब हो जाता है। अब स्टीवन हैरान होकर सोचने लगता है कि वो यहाँ पर कैसे आया। तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है जो उससे कह रही होती है कि तुम वापस से सो जाओ और अपनी बॉडी का कंट्रोल को दे दो। पर अब इससे पहले कि स्टीवन कुछ समझ पाता दो लोग एक बिल्डिंग की छत से उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जो देखकर वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और फिर भागते हुए एक शहर में पहुंच जाता है। जहां शहर में वो देखता है कि बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर अपने लीडर आर्थर की बातों को सुन रहे होते हैं। जहां आर्थर उन सभी से कहता है कि तुम एक एक करके मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी आत्मा को परख कर तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे इंसान हो। जिसके बाद भीड़ में से एक लड़का उसके पास पहुंचता है। अब आर्थर उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और अब हम देखते हैं कि उसके हाथ पर वही तराजू का निशान है, जिससे हमें समझ आता है कि आर्थर ही वो इंसान था जिसे हमने एपिसोड के फर्स्ट सीन में देखा था। अब जैसे ही वो लड़का आर्थर के हाथों को टच करता है तो तराजू का निशान मूव करने लगता है, जिसे देखकर आर्थर उससे कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन जब एक बुजुर्ग औरत की बारी आती है तो तराजू का निशान लाल हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि उस औरत ने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किया है। जो देखकर आर्थर उसे कहता है कि अमित तुम्हारा फैसला करेगी और इतना कहते ही उस औरत की मौत हो जाती है। तभी वहाँ दो लोग आते हैं जिन्होंने स्टीवन पर फायरिंग की थी और वो आर्थर को बताते हैं कि एक आदमी ने हमारा मिशन फेल कर दिया और हमारे दो आदमियों को मारकर वो यहाँ पर छिप गया। अब इतना सुनते ही आर्थर इजिप्शियन लैंग्वेज में वहाँ मौजूद लोगों को नीचे झुकने को कहता है, लेकिन आर्थर को ये लैंग्वेज नहीं आती थी जिसकी वजह से वो थोड़ी देर से नीचे झुकता है और फिर आखिर पकड़ा जाता है। लेकिन स्टीवन उसे समझाने लगता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता और वो सिर्फ लंदन के एक म्यूजियम में काम करता है। जिसके बाद अब आर्थर उसे वो गोल्डन स्कैरब मांगता है, लेकिन जैसे ही स्टीवन उसे देने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और अब वो चाहकर भी आर्थर को स्कैरब नहीं दे पाता। साथ ही स्टीवन के अंदर से एक आवाज आ रही होती है जो उससे कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें स्कैरब उसे नहीं देना है। अब ये सब देखकर आर्थर के फॉलोअर्स स्कैरब को छीनने के लिए स्टीवन पर हमला कर
देते हैं, लेकिन इसी दौरान उसे फिर से नींद आ जाती है और अब अगले ही पल होश में आने पर वो देखता है कि आर्थर के फॉलोअर्स उसके चारों तरफ मरे हुए पड़े। ये सब अब देखकर स्टीफन काफी डर जाता है और वहाँ खड़ी एक वैन को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन आर्थर के आदमी उसका पीछा करते हैं और फिर इसी दौरान मार्क फिर से स्टीवन की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और अब उनसे लड़ने लगता है। इसी लड़ाई के दौरान दो लोग स्टीवन पर फायरिंग करने वाले होते हैं, लेकिन जंगल से बहुत सारे पेड़ आकर उन पर गिर जाते हैं, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में जब स्टीवन को होश आता है तो वो देखता है कि वो अपने घर में ही है और उसके पैर अब भी बंधे हुए हैं, जो सब देखकर उसे लगता है कि ये सब उसका एक सपना था, इसलिए वो हंसने लगता है। लेकिन जब इसके बाद वो अपनी गोल्डफिश को खाना देने जाता है तो वो देखता है कि गोल्डफिश एक ही रात में काफी बड़ी हो गई है। स्टीवन फिर भी इस बात को इग्नोर करके तैयार होकर शाम को अपनी डेट के लिए निकल जाता है, लेकिन जब काफी देर के बाद भी म्यूजियम वाली लड़की वहाँ नहीं आती तो स्टीवन उसे कॉल करता है, जिसके बाद वो उसे याद दिलाती है कि उसे डेट के लिए 2 दिन पहले फ्राइडे को आना था और आज संडे है, जिसका मतलब कि उसकी डेट 2 दिन पहले थी, जिससे अब स्टीवन को समझ आता है कि उसका वो सपना दरअसल हकीकत था। अब इसके बाद वो उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है और जो चॉकलेट्स उसने डेट्स के लिए खरीदे थे उन्हें अकेले ही खाने लगता है, जिसी के साथ वो कुछ चॉकलेट्स अपने फिश को भी खाने को देता है। लेकिन इसी दौरान उसे अपने कमरे में एक छुपा हुआ रास्ता दिखाई देता है, जिसके जरिए फिर वो एक छोटे से बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां उसे एक मोबाइल फोन और एक चाबी मिलती है। अब उस फोन को चेक करने पर उसे पता चलता है कि किसी लाइला को काफी कॉल्स किए हुए और अब स्टीवन ये सब चेक कर ही रहा होता है कि तभी उस फोन पर लाइला का कॉल आता है और अब कॉल को पिक करने पर स्टीवन को दूसरी तरफ से लाइला नाम की लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो काफी गुस्से में उसे कहती है कि आखिर तुम इतने महीने तो कहाँ थे और तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। साथ ही वो स्टीवन को माँ कहकर बुला रही होती है, जिस पर वो उसे बताता है कि मेरा नाम स्टीवन है पर तुम मुझे माँ कहकर क्यों बुला रही हो, जो सुनने के बाद लाइला बिना जवाब दिए कॉल कट कर देती है। तभी स्टीवन को अपने बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिनका पीछा करते वो जब वहाँ पहुँचता है तो मिरर में वो देखता है कि उसमें उसकी परछाई उसके कंट्रोल में नहीं है, जो अपने मर्जी से ही मूव कर रही है, जिसी के साथ वहाँ भूकंप आने लगता है, जिससे डर के मारे स्टीवन लिफ्ट की मदद से बेसमेंट में जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे खोनसू दिखाई देता है, जिसे देखकर स्टीवन बुरी तरह से डर जाता है। लेकिन तभी उसकी बिल्डिंग में रहने वाली एक बूढ़ी औरत लिफ्ट में आती है, जिसके बाद खोनसू वहाँ से गायब हो जाता है और अब उस औरत के जाने के बाद स्टीवन लिफ्ट में ही बेहोश हो जाता है, जिसके बाद जब उसे होश आता है तो देखता है कि इस बार वो एक बस में है और फिर वो खोनसू को सड़क के किनारे भी देखता है। साथ ही वो देखता है कि उस बस में आर्थर भी मौजूद है। अब इसके बाद जब स्टीवन म्यूजियम में पहुंचता है तो वो देखता है कि आर्थर पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रहा था और अब आर्थर ये जानकर बहुत खुश होता है कि स्टीवन ने उसे सच कहा था कि वो लंदन के एक म्यूजियम में काम करता है। वो अब स्टीवन को इजिप्शियन गॉडेस एमिट के बारे में बताने लगता है और कहता है कि मैं एमिट का सर्वेंट हूँ। वो आगे ये भी शेयर करता है कि एमिट को पास में उसके साथ वाले गॉड्स ने धोखा दे दिया था, जो सब सुनकर स्टीवन थोड़ा घबराने लगता है, जिसे देखकर अब आर्थर उसके हाथ में अपना हाथ लेता है, लेकिन इस बार उसके हाथ का तराजू का निशान मूवमेंट नहीं करता, जो देखकर अब आर्थर कहता है कि तुम्हारे अंदर अपने आप से ही किसी तरह की लड़ाई चल रही है, जो इतना कहकर फिर वहाँ से चला जाता है। अब उसी शाम को जब स्टीवन अपना काम खत्म करके जा रहा होता है तभी उसे म्यूजियम के अंदर से किसी कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई देती है और अब आवाज का पीछा करते हुए जब वो म्यूजियम के अंदर की तरफ जाने लगता है तो उसे वहाँ आर्थर की आवाज सुनाई देने लगती है, जो उसे धमकाता है कि तुम मुझे वो स्कैरब दे दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी वहाँ कहीं से जैक नाम का एक वेयरवुल्फ जैसा दिखने वाला एक मॉन्स्टर आकर स्टीवन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे डरकर वो बाथरूम में जाकर छिप जाता है। अब यहाँ पर मिरर में उसे मार्क दिखाई देता है, जो उससे कहता है कि तुम अपने बॉडी को मुझे सरेंडर कर दो और अब कोई दूसरा रास्ता ना होने के कारण स्टीवन अपने आप को उसे सरेंडर भी कर देता है, जिसके बाद वो देखते ही देखते मून नाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन मून नाइट उसे मार गिराता है और अब हम मून नाइट की पहली झलक को देखते हैं। जीसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 1 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम स्टीवन को देखते हैं, जो अगले दिन नींद से जागने पर देखता है कि वो अपने घर में है और उसके पैर आज भी बंधे हुए हैं। इसके बाद वो सीधे शीशे के सामने जाकर अपनी परछाई मार्क से सवाल करता है कि क्या तुम अब भी आई हो, लेकिन मार्क उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो तैयार होकर अपने म्यूजियम जाता है और वहाँ म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड जे भी उसे खबर करता है कि कल रात को किसी ने म्यूजियम में तोड़फोड़ की है और ये सब किसने किया ये पता लगाने के लिए वो
सीसीटीवी फुटेज देखने वाला है। अब स्टीवन को तो सब कुछ पता था कि कल रात यहाँ पर क्या हुआ है, इसलिए वो फुटेज देखने से पहले जेबी को चेतावनी देता है कि सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ भी तुम देखने वाले हो वो सब तुम्हारी समझ से बाहर है। लेकिन जब जेबी रिकॉर्डिंग को चेक करता है तो स्टीवन देखता है कि रिकॉर्डिंग में जैकल कहीं नजर ही नहीं आ रहा और वहाँ सिर्फ स्टीवन ही दिखाई दे रहा है। और अब ये सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखकर म्यूजियम में सभी को लगता है कि स्टीवन को कोई मानसिक बीमारी है और उसी ने म्यूजियम में तोड़फोड़ की है, इसलिए वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं। अब नौकरी से निकल जाने के बाद स्टीवन अपने उसी स्टैचू आर्टिस्ट दोस्त के पास जाकर बैठता है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताने लगता है। जिसी बीच उसे आइडिया आता है कि जो चाबी इसे बेसमेंट से मिली है, अगर वो उसका लॉकर ढूंढ ले तो उस लॉकर से मिलने वाली चीजों की मदद से वो सभी लोगों को साबित कर सकता है कि वो पागल नहीं है और उसकी कही हुई बातें सभी सच है। इसलिए अब वो चाबी लेकर सेंट्रल लंदन स्टोरेज में जाता है, पर वहाँ काम करने वाला आदमी उसे पहचान लेता है और उसे मार्क समझकर उसे लॉकर नंबर 43 के पास ले जाता है। और अब लॉकर ओपन करने के बाद वो देखता है कि उसमें एक बेड है और कई सारी चीजों के साथ एक बैग भी रखा हुआ है और बैग में से उसे कई सारे पैसे और उसका एक नकली पासपोर्ट मिलता है जिसमें उसका नाम मार्क था। और अब उसे वहाँ वो स्कैरब भी मिल जाता है जो एक कंपास की तरह काम कर रहा होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ उसे गाइड कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ लगे मिरर में मार्क अपीयर होता है जो स्टीवन से कहता है कि वहाँ जो बेड रखा हुआ है तुम उस पर जाकर सो जाओ क्योंकि मुझे अपना एक और अधूरा मिशन पूरा करना है। लेकिन स्टीवन ऐसा करने से मना कर देता है और अब वो मार्क से उस कल रात को जो हुआ उसके बारे में सब कुछ बताने को कहता है, जिस पर अब मार्क उससे रिवील करता है कि हम दोनों दरअसल खोंसू के अवतार है और हम अच्छे लोगों को बचाते हैं और बुरे लोगों को सजा देने का भी काम करते हैं। इसके बाद वो उससे विनती करता है कि तुम जाकर सो जाओ और मुझे मेरा ये आखिरी मिशन पूरा करने दो और फिर ये मिशन पूरा होने के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लेकिन स्टीवन को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो कहता है कि मैं इस बैग में रखी गन्स और नकली पासपोर्ट को पुलिस को दे दूंगा, जिसके बाद वो मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे और फिर वहाँ तुम मुझ पर हावी नहीं हो पाओगे। और अब इतना कहकर स्टीवन वारा का बैग उठाकर बाहर निकलने के लिए भागता है, पर रास्ते में खोंशू वहाँ आकर उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन स्टीवन उससे किसी तरह बचकर वहाँ से बैग लेकर बाहर आ जाता है, पर बाहर लाइला उसका इंतजार कर रही होती है जो स्टीवन को बताती है कि उसने उसे उसके फोन की लोकेशन को ट्रेस करके ढूंढा है क्योंकि लाइला उसे मार्क समझ रही होती है। अब इसके बाद वो उसे बाइक पर बिठाकर वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में उसकी बातों से स्टीवन को पता चलता है कि वो मार्क की पत्नी है, जिसके बाद स्टीवन उसे अपने फ्लैट में लेकर जाता है जहां वो रहता था और यहाँ पर वो लाइला को बताता है कि ये उसकी मॉम का फ्लैट है जिसमें वो रहता है। अब यहाँ आकर लाइला उससे कहते हैं कि अब वो उसे तलाक लेना चाहती है, लेकिन स्टीवन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने से मना कर देता है और उसे बैग खोलकर उसके अंदर की चीजें दिखाने ही वाला होता है कि तभी उसके अंदर से माँ की आवाज आती है जो उससे कहता है कि अगर तुमने उसे बताया कि बैग के अंदर क्या है तो ये चीज उसकी जान ले लेगी। इसलिए अब स्टीवन उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन लाइला अपने आप ही उस बैग को चेक करने लगती है जिसमें से उसे स्कैरब मिल जाता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये एमिड की मूर्ति की दिशा की तरफ इशारा कर रहा है। और अब वो स्टीवन से काफी गुस्सा होती है कि वो उसके बिना ही अकेले एमिड की मूर्ति को ढूंढ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ समझा पाता तभी उसके दरवाजे पर दो पुलिस वाले नॉक करते हैं और जबरदस्ती अंदर आ जाते हैं। लेकिन उनके अंदर आने से पहले ही लाइला वहाँ से बाहर निकल जाती है। आप पुलिस वालों को वहाँ रखे बैग से कुछ गन्स और एक नकली पासपोर्ट मिलता है, इसलिए वो स्टीवन को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर रास्ते में वो स्टीवन को बताते हैं कि उसने कई मासूम लोगों को गोली मारकर उनका हत्या किया है, जिसे जानकर अब उसे काफी बुरा लगता है। पर इसके बाद वो अपनी कार को एक सुनसान जगह पर रोकते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ आर्थर उसे मिलने आता है। और अब हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाले दरअसल आर्थर के ही फॉलोअर्स है। अब आर्थर को वहाँ देखकर मार्क स्टीवन से कहता है कि तुम मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल लेने दो जिससे कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकूं। लेकिन स्टीवन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मार्क एक बुरा आदमी है और वो उसका इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए कर रहा है। अब इसके बाद आर्थर उसे कार से बाहर लेकर आता है और उसे बताता है कि पहले इस जगह पर काफी सारे क्रिमिनल्स रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ के लोग बड़े प्यार से आपस में रहते हैं और अब यहाँ क्राइम इतना कम हो गया है कि यहाँ रात में भी लोग अपने घरों का दरवाजा खुला रखकर सोते हैं। साथ ही आर्थर स्टीवन से कहता है कि खोंशू का सबसे पहला अवतार मैं था, लेकिन बाद में उसने खोंशू की बात मानना बंद कर दिया क्योंकि उसके हिसाब से खोंशू इंसाफ करने में बहुत समय लगाता है, जबकि एमिड किसी आदमी को कोई बुरा काम करने से पहले ही उसे मार देती है। जो सब सुनकर स्टीवन अब उससे कहता है कि इस तरह से तो अगर कोई छोटा बच्चा 30 साल बाद अगर कोई क्राइम करने वाला है या फिर इसके बारे में सोच भी रहा हो तो तुम उसे आज ही मार दोगे।
लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पर आर्थर को इस बात से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो उसे स्कैरब मांगता है, जिसकी मदद से वो छुपी हुई एमिट की मूर्ति ढूंढकर उसे आजाद करना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ पर लाइला भी आ जाती है, जो उससे कहती है कि स्कैरब मेरे पास है। जो इतना कहकर वो स्टीवन से जल्दी अपना सूट पहनने को कहती है, लेकिन उसे लाइला की बात समझ नहीं आती, इसलिए अब लाइला उसे आर्थर के लोगों से बचाकर उसके साथ वहाँ से बचकर भागने लगती है। और अब यह देखकर आर्थर अपनी जादुई छड़ी जो उसे एबेंड ने दी थी उसकी मदद से वापस जैकल को वहाँ बुला लेता है। इसी दौरान मार्क बार बार स्टीवन को समझा रहा होता है कि उसकी बॉडी का कंट्रोल उसे दे दे ताकि वो उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सके, लेकिन स्टीवन इसके लिए तैयार नहीं होता। पर अब जब जैकल उस पर हमला करता है तो ना चाहते हुए भी स्टीवन अपने सूट को समन करता है, लेकिन इस बार उसने स्टीवन के रूप में सूट को पहना था, इसलिए वो मिस्टर नाइट बन जाता है। जबकि मार्क जब सूट को पहनता है तो वो मून नाइट बन जाता है। अब मिस्टर नाइट और जैकल के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन मिस्टर नाइट मून नाइट जितना ताकतवर और लड़ने में माहिर नहीं था, इसलिए वो इस लड़ाई में हारने लगता है और आखिरकार अपना कंट्रोल मार्क को दे देता है। और अब वो देखते ही देखते मून नाइट बन जाता है और इस बार जैकल को हरा देता है। जिसके बाद जब स्टीवन वापस अपनी बॉडी कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो मार्क उसे समझाता है कि जो भी पर्सनैलिटी तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करती है उसकी इजाजत के बिना दूसरी पर्सनैलिटी इस बॉडी में एंटर नहीं कर सकती। साथ ही वो उसे बताता है खोंशू मेरे बाद लाइला को अपना अवतार बनाना चाहता है, लेकिन मार्क नहीं चाहता था कि लाइला भी उसके जैसे खोंशू की गुलाम बनकर रहे, इसलिए वो लाइला से दूर रहता था ताकि खोंशू की लाइला पर नजर ना रहे। इसलिए वो स्टीवन से वादा करता है कि खोंशू का ये आखिरी काम करने के बाद वो स्टीवन को हमेशा के लिए आजाद कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जैकल से लड़ाई के दौरान स्कैरब सड़क पर गिर गया था, जिसे आर्थर ले लेता है और अब एमेट की मूर्ति की तलाशी में इजिप्ट चला जाता है। जो सब देखकर खोंशू मार्क पर काफी गुस्सा होता है और याद दिलाता है कि अगर आर्थर को एमेट की मूर्ति मिल गई तो इस दुनिया पर इतनी बड़ी मुसीबत आएगी कि कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लाइला को देखते हैं जो इजिप्ट जाने के लिए अपना नकली पासपोर्ट बना रही होती है, और अगले सीन में हम आर्थर को देखते हैं जो इजिप्ट में किसी जगह पर मूर्ति ढूंढने के लिए खुदाई करवा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मार्क आर्थर के फॉलोअर्स को एक एक करके मार रहा होता है और उनसे उसका पता पूछ रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक फॉलोअर मार्क के सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और जब मार्क को होश आता है तो वो देखता है कि आर्थर के फॉलोअर्स उसके पास मरे हुए पड़े और उनमें से आखिरी बचा हुआ फॉलोअर भी आत्महत्या कर लेता है, जिससे कि मार्क को आर्थर का पता न चल सके। अब इसके बाद जब मार्क स्टीवन से बात करता है तो उसे पता चलता है कि बेहोश होने के बाद स्टीवन ने उन फॉलोअर्स को नहीं मारा, बल्कि वो तो इस दौरान उसकी बॉडी में मौजूद भी नहीं था। इसका मतलब अब कोई तीसरी पर्सनैलिटी उनके शरीर में डेवलप हो चुकी थी। लेकिन अभी इस बारे में सोचने के बजाय आर्थर को रोकना ज्यादा जरूरी था, इसलिए खोंशू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके थोड़ी देर के लिए सूरज को छुपा देता है, जिससे कि चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और इससे आर्थर की खुदाई का काम रुक जाता है। आप खोंशू के ऐसा करने की वजह से बाकी के इजिप्शियन गॉड उससे गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसने प्रकृति के नियमों को बदलकर दिन में ही अंधेरा कर दिया था। इसलिए वो सभी गॉड्स और उनके अवतार की एक मीटिंग बुलाते हैं और इस मीटिंग में सभी गॉड्स खोंशू से अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करने का कारण पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें आर्थर के एमिड को फिर से जिंदा करने का प्लान के बारे में बता देता है। जिसे सुनने के बाद वो आर्थर को वहाँ बुलाकर इस बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन आर्थर उन सभी को झूठ कहता है कि वो तो यहाँ पर सिर्फ घूमने आया है, और अब वो अपनी बातों से सभी गॉड्स को यकीन भी दिला देता है कि वो बिल्कुल इनोसेंट है। इसलिए वो आर्थर को वहाँ से जाने देते हैं और वहीं खोंशू को चेतावनी देते हैं कि आगे से वो इस तरह से अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। लेकिन उनमें से एक इजिप्शियन गॉड हेतर की अवतार येटजिल को लग रहा होता है कि खोंशू सच कह रहा है, इसलिए सभी के वहाँ से चले जाने के बाद वो माँ को बताती है कि आज से 2000 साल पहले एमिड को सभी गॉड्स ने मिलकर मूर्ति में बदल दिया था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनमें से किसी भी गॉड को एमिड की मूर्ति के लोकेशन का पता चले, क्योंकि अगर कोई गॉड एमिड को उसकी गलतियों के लिए माफ कर देता तो वो उसे आजाद कर सकता था। पर एमिड ने इतनी बड़ी गलती की थी कि इसे फिर से जिंदा नहीं होना चाहिए था, इसलिए सभी ने मिलकर एमिड की मूर्ति को छुपाने का काम सेनफू नाम के एक सोल्जर को दिया था। और अगर तुम एमिड की मूर्ति को आर्थर से पहले ढूंढना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें पहले मेडजे के ताबूत को ढूंढना पड़ेगा। अब इसके बाद मार्क आसपास रहने वाले लोगों से सेनफू के ताबूत के बारे में पूछ रहा होता है। तभी वो देखता है कि लाइला भी उसका पीछा करते हुए वहां आ चुकी है और अब लाइला उसे मोगराट नाम के
एक अमीर इंसान से मिलवाती है जिसके पास सेनफू का ताबूत था। दरअसल मोगरेट पहले से ही लायला को जानता था और जब वो उससे सेनफू के ताबूत को थोड़ी देर के लिए देखने की विनती करती है तो वो इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि उसके ताबूत पर एंशिएंट इजिप्शियन भाषा में कुछ लिखा हुआ था और ये भाषा सिर्फ स्टीवन को समझ आती है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो अपनी बॉडी का कंट्रोल उसे दे देता है। जिसके बाद स्टीवन ताबूत पर लगे हुए एक मैप को देखता है जिसमें उस समय की तारों की दिशा को ध्यान में रखते हुए एक नक्शा बनाया हुआ था। पर अब इतनी देर में वहाँ आर्थर भी अपने फॉलोअर्स के साथ पहुंच जाता है जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके ताबूत को नष्ट कर देता है जिससे कि मार्क एमिट की मूर्ति तक ना पहुंच पाए और फिर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद मोगरेट के लोग गुस्से में लायला और स्टीवन पर हमला करने लगते हैं, इसलिए अब स्टीवन लायला को बचाने के लिए माँ को कंट्रोल दे देता है। जिसके बाद वो मून नाइट बनकर सभी को मार गिराता है और लायला को बचा लेता है। साथ ही उसने पहले ही वो नक्शा अपने पास रख लिया था, लेकिन लायला उसे बताती है कि ये नक्शा 2000 पहले तारों की पोजीशन को ध्यान में रखकर बनाया गया था और आज उनकी पोजीशन पहले से काफी बदल गई है। जो सब सुनकर अब कोंशु एक बार फिर से नियम तोड़कर अपनी और मिस्टर नाइट की शक्तियों की मदद से तारों को फिर से उनकी 2000 पहले की पोजीशन पर ले आता है। लेकिन उसके ऐसा करने पर अब बाकी गॉड्स इस बार उससे और गुस्सा होकर उसे एक छोटी सी मूर्ति में बदल देते हैं और अब ऐसा होते ही मिस्टर नाइट की शक्तियां भी अब खत्म हो जाती है। लेकिन तब तक लायला तारों की पोजीशन की मदद से मैप को डिकोड कर लेती है और इससे उसे उस टूम की पोजीशन का पता चल जाता है जहाँ पर एमिट की मूर्ति दफन है। वहीं दूसरी तरफ हम आर्थर को देखते हैं जिसे गॉड्स अपने पास बुलाकर खबर करते हैं कि उन्होंने कोंशु को एक मूर्ति बना दिया है और अब वो उसकी मूर्ति को अपने हाथ में लेकर कहता है कि जब मैं तुम्हारा अवतार था तब मुझे लोगों को मारने में बड़ा मजा आता था और अब मैं एमिट को जिंदा करके फिर से ऐसा करूंगा जिसमें मुझे अब और ज्यादा मजा आएगा। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 3 यहीं समाप्त हो जाती है। अब 4th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि खोंशु की मूर्ति को एक कमरे में रख दिया गया है जहां उसके जैसे कई सारे दूसरे गॉड्स की मूर्तियां रखी हुई है। दरअसल टोटल 17 इजिप्शियन गॉड्स में से पहले ही 10 गॉड्स को श्राप देकर मूर्ति बना दिया गया था, जिसके बाद एमिट और खोंशु को भी मूर्ति बना दिया गया और अब 5 इजिप्शियन गॉड्स बचे थे। वहीं दूसरी तरफ हम लायला को देखते हैं जो बेहोश पड़े स्टीवन को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके होश में आते ही मोगरेट के गुंडे वहां आकर उन पर हमला शुरू कर देते। अब क्योंकि स्टीवन की शक्ति भी उसके पास नहीं थी इसलिए वो बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर अपनी कार में वहां से भाग जाते। फिर रास्ते में स्टीवन लायला को बताता है कि मार्क ने उससे वादा किया है कि उसका ये काम पूरा होने के बाद वो मेरी बॉडी को छोड़ देगा। लायला अब ये जानकर मार्क पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि उसने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था जहाँ वो उसे अपने सारे राज छुपा कर रखा था। अब इसी तरह से बातें करते हुए आखिरकार वो दोनों टूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर वो देखते हैं कि आर्थर अपने आदमियों के साथ वहाँ पहले से ही पहुंच चुका है, इसलिए वो दोनों अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर टूम के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर स्टीवन को इजिप्शियन कब्र के बारे में काफी जानकारी होती है जिसकी मदद से वो अंदर जाने का एक रास्ता ढूंढ लेती है और इस बात से इम्प्रेस होकर लायला उसे किस भी करती है। लेकिन माँ को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि लायला उसकी पत्नी थी, इसलिए गुस्से में वो स्टीवन के मुंह पर एक मुक्का मारता है। अब इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें रास्ते में कई सारी बंदूक की गोलियां पड़ी हुई मिलती है, जैसे कि यहाँ किसी ने बहुत सारी गोलियां चलाई हो। साथ ही यहाँ से आगे जाने के 6 रास्ते मौजूद होते हैं, लेकिन स्टीवन अपनी नॉलेज की मदद से सही रास्ते का पता लगा लेता है। लेकिन इस रास्ते से आगे बढ़ते वक्त उन पर एक हैका प्रिंस हमला कर देता है। दरअसल हैका प्रिंस को किसी फेरो की कब्र के पास उसकी रखवाली के लिए रखा जाता था और आखिरी फेरो जिसकी कब्र यहाँ बनी हुई थी वो भी एमिट का अवतार था। अब लायला को बचाने के लिए स्टीवन हैका प्रिंस का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और आखिरकार लकड़ी के एक बड़े से स्ट्रक्चर को उसके ऊपर गिराकर उसे मार गिराता है। लेकिन इसी बीच लायला और स्टीवन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इसी दौरान एक और हैका प्रिंस लायला पर हमला करता है, पर वो फ्लेयर से उसकी आंख फोड़कर उसे नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पर आर्थर भी आ जाता है जो लायला से कहता है कि तुम्हारे पिता अब्दुल्ला जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें मार्क ने लालच में आकर मारा था क्योंकि उन्हें खुदाई के दौरान काफी कीमती चीजें मिली थी और मार्क अकेला ही उन चीजों को हासिल करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ स्टीवन वहां मौजूद फेरो अलेक्जेंडर की मम्मी के अंदर छिपी हुई एमिट की मूर्ति को ढूंढ लेता है और तभी वहां पर लायला भी आ जाती है जो मार्क से सवाल करती है कि क्या तुमने ही मेरे पिता अब्दुल्ला को मारा था। अब इसके इस सवाल का जवाब देने के लिए स्टीवन मार्क को अपनी बॉडी सरेंडर कर देता है, जिसके बाद मार्क उसे समझाने लगता है कि उनकी मौत वाले दिन मैं वहाँ पर मौजूद था, लेकिन मेरे एक साथी ने लालच में आकर मेरी पूरी टीम और तुम्हारे पिता को मार डाला था और उसी दिन खोंशु ने मुझे मरने से बचा लिया था। अब ये दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पर आर्थर अपने आदमियों के साथ आ जाता है, इसलिए अब मार्क उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसे आर्थर 2 गोलियां मार देता है,
जिसके बाद वहाँ मौजूद एक पानी से भरे हुए तालाब में डूब जाता है। जिसी के साथ ये सीन यही कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम मार्क को एक पागल खाने में देखते हैं जहाँ लाइला एक नर्स का काम करती है और आर्थर वहाँ का डॉक्टर है। मार्क ये सब देखकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ क्या चल रहा है, इसलिए वहाँ से भागकर एक कमरे में छिप जाता है। अब यहाँ कमरे में एक ताबूत रखा होता है और जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर से स्टीवन बाहर निकलता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और अब वो दोनों साथ मिलकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। जिसी बीच उन्हें दूसरे कमरे में एक और ताबूत मिलता है जो कि हिल रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं खोलते और आगे बढ़ जाते हैं। और अब आगे जाकर उनका सामना इजिप्शियन गॉडेस तावेरेत से होता है, जिसे देखकर दोनों की रूह कांप जाती है। इसी हॉरर सीन के साथ ये एपिसोड 4 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम एक सुनसान जगह को देखते हैं जहाँ से एक औरत के चीखने की आवाज आ रही होती है और अब सीन फिर से उसी जगह पर शिफ्ट हो जाती है जहाँ मार्क और स्टीवन टैवेरेट को देखकर डर के मारे चिल्ला रहे थे। लेकिन फिर अगले ही पल मार्क देखता है कि वो वापस हॉस्पिटल में आ चुका है और उसके सामने डॉक्टर आर्थर बैठा हुआ है। अब आर्थर उसे समझाने लगता है कि जो कुछ भी तुमने अभी तक देखा कि तुम एक सुपर हीरो हो, दरअसल वो सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है और असलियत ये है कि इस वक्त तुम एक पागल खाने में हो। लेकिन मार्क उसकी बात को इग्नोर करते हुए उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर पागल खाने के स्टाफ सही समय पर आकर मार्क को पकड़ लेते हैं और फिर उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। अब जैसे ही वो बेहोश हो जाता है तो वो फिर से तावेरा के सामने आ जाता है और वहाँ उसके साथ स्टीवन भी मौजूद होता है। अब टावेरेट उन दोनों को समझाते हुए कहती है कि तुम दोनों अब मर चुके हो और इस वक्त डुओट नाम की जगह पर हो और यहाँ पर लोग मरने के बाद आते हैं। साथ ही ये पागल खाना दरअसल एक नाव है और मरने से पहले जैसे तुम्हारी जिंदगी चल रही होती है, मरने के बाद यहाँ भी तुम्हें वैसी ही दुनिया दिखाई देती है। जो सुनकर माँ के समझ जाता है कि मरने से पहले उसकी और स्टीवन की जिंदगी किसी पागल खाने में रहने जितनी मुश्किल थी, इसलिए मरने के बाद उन्हें ये जगह भी एक पागल खाने जैसी दिख रही है। अब स्टीवन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा खोलता है तो उसे दिखाई देता है कि वो सच में एक नाव पर है जो रेत पर से आगे बढ़ते हुए उन्हें फील्ड ऑफ रीड्स नाम की एक जगह पर ले जाएगी और वहाँ फैसला होगा कि वो पैराडाइज यानी कि स्वर्ग में जाएंगे या फिर नर्क में। जिसके बाद अब टावरेट उन दोनों का दिल निकाल लेती है और फिर उसे लेकर एक तराजू के एक तरफ उन दोनों का दिल और दूसरी तरफ एक पंख को रखती है। दरअसल ये मरे हुए लोगों का एक टेस्ट होता है जिसमें अगर उनका दिल साफ होता है तो तराजू बैलेंस हो जाता है, जिसके बाद उस इंसान की आत्मा को पैराडाइज भेज दिया जाता है और अगर उसका दिल पंख से भारी होता है तो उसे इस बोर्ड से नीचे फेंक दिया जाएगा, जिसके बाद उसकी आत्मा यहीं पर हमेशा के लिए जम जाती है। लेकिन यहाँ पर जब टावरेट तराजू पर उन दोनों का दिल रखती है तो तराजू पर कभी दिल का वजन तो कभी पंख का वजन भारी लग रहा होता है। और अब ये सब देखकर टावरेट उन दोनों से कहती कि जरूर तुम्हारे दिल में कोई अधूरी बात रह गई है, इसलिए तराजू ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए अब तुम्हें वापस अपनी पुरानी मेमोरीज में जाकर अपने सच को ढूंढना होगा और ये सब तुम्हें फील्ड ऑफ रीड्स तक पहुँचाने से पहले करना होगा, वरना तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहीं पर फंस कर रह जाएगी। इसलिए वो दोनों वापस पागल खाने में जाते हैं जहाँ अलग अलग कमरों में उन्हें मिरर्स में अपनी लाइफ की अलग अलग मेमोरीज दिखाई देती है। लेकिन इनमें से एक मेमोरी ऐसी भी थी जिसके बारे में ना तो माँ को पता था और ना ही स्टीवन को। इसका मतलब है कि स्टीवन और माँ के अलावा उनके शरीर में एक तीसरा पर्सनालिटी भी मौजूद है। अब वो दोनों अपनी मेमोरीज देख ही रहे होते कि तभी उन्हें किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों आवाज की दिशा में कमरे की तरफ भागते हैं और अब कमरे में आकर वो देखती कि वहाँ उन सभी बुरे लोगों की आत्मा मौजूद थी जिन्हें मार्क ने मून नाइट बनकर खोंशू के कहने पर मारा था। लेकिन तभी उस कमरे में एक छोटा बच्चा आता है जिसे देखकर स्टीवन उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन ये देखकर वो बच्चा भागकर एक दूसरे कमरे में चला जाता है और अब स्टीवन भी उसका पीछा करते हुए उस कमरे में आ जाता है। हालांकि इस दौरान मार्क उसे उस बच्चे के पीछे जाने से रोकने की कोशिश करता है और अब स्टीवन के अंदर जाते ही कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है, जिससे अब मार्क बाहर ही रह जाता है। आप कमरे के अंदर से स्टीवन मार्क के बचपन में चला जाता है जहां वो अपनी माँ वेंडी को भी देखता है जो इस मेमोरी में माँ की मॉम थी और इससे उसे ये पता चलता है कि वो छोटा बच्चा दरअसल माँ का छोटा भाई रैंडल था। और अब वो आगे देखता है कि बचपन में वो और रैंडल खेलते हुए एक गुफा में पहुंच जाते हैं, लेकिन जल्दी तेज बारिश के चलते गुफा में पानी भरने के कारण वो दोनों डूबने लगते हैं। अब छोटा मार्क तो इस हादसे में किसी तरह से बच गया था, लेकिन उसके भाई रैंडल की पानी में डूबने की वजह से मौत हो जाती है
वहीं दूसरी तरफ मार्क दूसरे कमरों में स्टीवन को ढूंढ रहा होता है और इसी दौरान वो एक कमरे में पहुंच जाता है जहां रैंडल के मरने पर वेंडी काफी दुखी होते हुए रो रही थी, जो गुस्से में आकर छोटे मार्क को उसकी मौत का जिम्मेदार बताती है। जिसी बीच स्टीवन भी वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि इस हादसे के कई सालों बाद भी वेंडी छोटे मार्क को इसके लिए जिम्मेदार बताती रहती है और उससे दूरी बना लेती है, जिसके कारण वो देखते हैं कि आगे जाकर टीनेज मार्क अपना घर छोड़कर चला जाता है। और अब अचानक से ये दोनों भी मार्क की एक और मेमोरी में चले जाते हैं जहां मार्क एक खोजी टीम के साथ था और उन्हें खुदाई में कुछ कीमती चीजें मिलती है। लेकिन तभी उनके ऊपर हमला होता है जिसमें लाइला के पिता अब्दुल्ला उनकी पूरी टीम भी मारी जाती है और वहीं मार्क भी बुरी तरह से घायल होकर मरने ही वाला होता है। लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को घसीटते हुए वहां मौजूद खोंशू के टेम्पल तक ले जाता है और अब हार मानकर आत्महत्या करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ खोंशू आकर उसे बचा लेता है, पर इसके बदले में माँ को उसका अवतार बनना पड़ता है और उसके सभी आदेश को मानने का वादा भी करना पड़ता है, जिसके बाद खोंशू उसकी जान बचा लेता है। अब इसके बाद वो दोनों फिर से माँ के बचपन में चले जाते हैं जहाँ वो छोटे माँ को देखते जो अपने कमरे के अंदर से लॉक करके कोने में बैठकर रो रहा था और बाहर वेंडी उसे गुस्से में दरवाजा खोलने को कह रही थी, लेकिन मार्क डर के मारे दरवाजा नहीं खोलता। और यही वो पहला मोमेंट होता है जहाँ माँ के अंदर स्टीवन की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जिसके बाद वो सब कुछ भूलकर स्टीवन बन जाता है और अपने कमरे में बिखरी हुई चीजों को सही से रखने लगता है। इसी दौरान स्टीवन उस कमरे में लगे एक मूवी के पोस्टर को देखता है जिसमें मूवी के हीरो का नाम स्टीवन था और शायद इसी की वजह से मार्क में स्टीवन नाम की एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई थी। तभी वेंडी भी लॉक तोड़कर अंदर आ जाती है और छोटे मार्क को बेल्ट से बुरी तरह से मारने लगती है, जिसके बाद वो दोनों अपने आप ही फिर से पागल खाने में पहुंच जाते हैं, जिससे अब स्टीवन को समझ आता है कि असल में ये शरीर मार्क की है और स्टीवन बस उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है। अब अगले सीन में वो फिर से उस वक्त में पहुंच जाते हैं जहां वेंडी की मौत हो चुकी थी और इससे दुखी होकर मार्क सड़क पर खड़ा होकर शराब पी रहा होता है, जो वेंडी को बुरा भला कह रहा होता है। लेकिन अचानक से वो फिर से स्टीवन बन जाता है और फोन पर अपनी माँ से बात करने लगता है। अब ये सब देखकर मार्क बहुत दुखी हो जाता है और रैंडल की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। लेकिन स्टीवन उसे समझाता है कि तुम उस वक्त एक छोटे बच्चे थे और रैंडल को नहीं बचा सकते थे, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी उन दोनों को पता चलता है कि नाव अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली है और उनके पास बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए वो दोनों भागकर वापस नाव पर आते हैं और यहाँ आकर वो देखते हैं कि तराजू अब बैलेंस हो गया है। लेकिन उन दोनों में से सिर्फ एक ही पैराडाइज जा सकता था और इसके लिए दूसरे को मरना पड़ेगा। पर तभी अचानक से वहाँ रेत में कुछ मॉन्स्टर्स निकलकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं और अब इस हमले में स्टीवन माँ को बचाने के चक्कर में नाव से नीचे गिर जाता है और वहीं रेत पर जम जाता है, जिसके बाद स्टीवन अपने आप ही पैराडाइज में पहुंच जाता है। जिसी के साथ ये एपिसोड 5 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत वापस अलेक्जेंडर के कब्र से होती है जहां माँ की गोली लगने से मौत हो चुकी थी, जिसके बाद आर्थर उसके पास से एमिट की मूर्ति ले लेता है और स्कैरब को वहीं छोड़ देता है क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन लाइला अब भी वहाँ छिपी हुई थी और आर्थर के जाने के बाद वो मार्क की लाश को देखकर बहुत दुखी हो जाती है, जो अब स्कैरब को लेकर आर्थर से बदला लेने के लिए उसका पीछा करने लगती है। इसी बीच रास्ते में आर्मी के कुछ सोल्जर्स आर्थर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी जादुई छड़ी की मदद से उन सभी की आत्माओं को एब्जॉर्ब करके मार डालता है। पर इस हमले में एक सोल्जर जिंदा बच जाता है क्योंकि उसकी आत्मा साफ होती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया था। इसलिए आर्थर उसे जिंदा छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ उसका पीछा करते हुए लाइला भी पहुंच जाती है और चुपते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर तभी उन मरे हुए सोल्जर्स में से एक की बॉडी के जरिए टैवरेट लाइला से बात करती है और उसे समझाती है कि इस वक्त आर्थर बहुत ताकतवर है और अकेले तुम उसे नहीं मार सकती, इसलिए पहले तुम्हें खोंशू की मूर्ति ढूंढकर उसे आजाद करना होगा। अब अगले सीन में हम आर्थर को देखते हैं जो अपने फॉलोअर्स के साथ गीजा के एक पिरामिड में पहुंच जाता है जहां बचे हुए गॉड्स की सभा होने वाली थी। लेकिन अब एमिट की मूर्ति के साथ आर्थर बहुत ताकतवर हो चुका था, जो अब वहां मौजूद बाकी 5 गॉड्स को भी मार डालता है और एमिट को आजाद कर देता है। आप जिंदा होने के बाद एमिट आर्थर से कहती है कि तुमने भी अपनी जिंदगी में बुरे काम किए, इसलिए तुम्हें भी मरना पड़ेगा। लेकिन इसके जवाब में आर्थर बताता है कि मैं अपनी बुराई को कम करने के लिए अपने आप को सजा देता हूँ और अपनी जूतों में कांच रखकर चलता हूँ, और अगर ये काफी नहीं है तो मैं आपके इंसाफ के लिए मरने को भी तैयार हूँ। अब ये सुनकर एमिट उससे काफी इम्प्रेस होती है और उसके बुरे कामों को माफ कर देती है।
वहीं दूसरी तरफ स्कैरब की मदद से लायला खोंशू की मूर्ति को ढूंढकर उसे आजाद कर देती है, जिसके बाद खोंशू उसे अपना अवतार बनाने का ऑफर देता है। लेकिन लायला उसे मना करते हुए कहती है कि मैं माँ की तरह तुम्हारी गुलाम नहीं बनना चाहती। और अब कोई दूसरा रास्ता ना होने के कारण खोंशू अकेला ही एमिट से लड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पैराडाइज में मार्क स्टीवन को लेकर काफी दुखी था, इसलिए उसे बचाने के लिए पैराडाइज को छोड़कर वापस उसके पास चला जाता है और स्टीवन के पास आकर वो रोते हुए कहने लगता है कि तुम ही मेरे असली सुपर पावर हो और जब मेरे साथ कोई नहीं था तब तुमने मेरा साथ दिया। लेकिन अब मार्क भी स्टीवन की तरह चमकने लगता है, पर तभी वहाँ एक चमत्कार होता है और अब मृत लोग के दरवाजे खुलने लगती है, जिससे वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। जिसके बाद टेवरेट वहाँ आकर उन दोनों को बताती है कि मौत के देवता एजरेस ने तुम दोनों से खुश होकर तुम्हें वापस जिंदा करने का फैसला किया है और अब इसके बाद दोनों जिंदा भी हो जाते हैं। अब इस बार मार्क का अपनी बॉडी पर कंट्रोल होता है, जिसके बाद वो मून नाइट बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एमिट बहुत ताकतवर थी और खोंशू उसे अकेला नहीं हरा सकता था, इसलिए वो मून नाइट के पास आकर मदद मांगता है और इसके बदले में वो वादा करता है कि वो उन दोनों को आजाद कर देगा। वहीं दूसरी तरफ एक घायल अवतार मरने से पहले लायला को बताता है कि एमिट को हराने के लिए उसे एक अवतार बनना होगा और उसके बाद एमिट को फिर से मूर्ति में बदलना होगा। इसलिए वो अपनी मर्जी से टेवरेट का अवतार बनने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगले सीन में हम आर्थर और उसके फॉलोअर्स को देखते हैं जो अपवित्र लोगों को सजा दे रहे होते हैं और एमिट इनकी आत्माओं को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है। तभी वहाँ खोंशू आकर उसे लड़ने लगता है और दूसरी तरफ मून नाइट और लायला आर्थर से लड़ने लगती है, जिस लड़ाई में माँ कभी मिस्टर नाइट तो कभी मून नाइट बनकर लड़ने लगता है। लेकिन अब आर्थर काफी ताकतवर हो चुका था, जो अब उन दोनों पर भारी पड़ने लगता है और फिर आखिरकार वो अपनी छड़ी को उसके सीने में घुसा देता है, जिससे मून नाइट बेहोश हो जाता है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो देखता है कि आर्थर बुरी तरह से घायल होकर उसके सामने पड़ा है और किसी ने उसके सभी फॉलोअर्स को भी मार दिया। जो सब देखकर मार्क स्टीवन से सवाल करता है कि क्या ये सब तुमने किया, लेकिन स्टीवन बताता है कि मैंने ये नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ एमिट खोंशू को लड़ाई में बुरी तरह से घायल कर देती है, जिसे देख लायला मून नाइट की मदद से घायल आर्थर को एक खास कमरे में लेकर जाती है। जिसके बाद वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसकी मदद से एमिट आर्थर के शरीर में कैद हो जाती है। और अब एमिट कहती है कि मैं फिर से वापस आऊंगी, जो देखकर खोंशू मून नाइट को आर्थर और एमिट को जान से मारने को कहता है। लेकिन मून नाइट ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि किसी को जान से मारना उसे सही नहीं लग रहा था। अब इसके बाद खोंशू माँ को आजाद कर देता है और फिर माँ वहाँ से चला जाता है, जिसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम माँ को फिर से पागल खाने में देखते हैं और डॉक्टर आर्थर उसके सामने बैठा होता है, जो मार्क से कहता है कि तुम्हारा इलाज तब तक चलेगा जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। जो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी मार्क देखता है कि डॉक्टर आर्थर की जूतों पर खून लगा है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि हमें तुमसे इलाज करवाकर अच्छा लगता है, लेकिन अभी हमें दुनिया को बचाने जाना है। जो इतना कहते ही मार्क एकदम से अपने कमरे में पहुंच जाता है और होश में आने पर वो देखता है कि उसके पैर हमेशा की तरह बंधे हुए हैं और अब उसके पास 2 गोल्डफिश है, जिससे अब हमें समझ आता है कि ये पागल खाना शायद मार्क और स्टीवन की एक इमेजिनेशन थी, जिससे उन्हें बाहर आना था। जिसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। लेकिन इसके मिड क्रेडिट सीन में हम आर्थर को उसी पागल खाने में देखते हैं और उसे एक अनजान आदमी वहां से बाहर खड़ी एक कार में ले जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि खोंशू उस कार में पीछे की तरफ बैठा है और वो अनजान आदमी असल में मार्क की ही तीसरी पर्सनैलिटी जैक है। और क्योंकि मार्क और स्टीवन को जैक के बारे में पता नहीं था, इसलिए अब खोंशू ने जैक को अपना अवतार बना लिया था, जिसके बाद अब जैक खोंशू के कहने पर आर्थर को गोली मार देता है। जिसी सस्पेंस के साथ ये सीजन यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके अगले सीजन का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो या तो ये अभी तक रिलीज नहीं हुई है या तो मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, जिसे मैं जल्दी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा अगर ये रिलीज हो जाए तो। मिलते हैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।